हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें आज क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? डिफरेंस ऑफ पीवी डायग्राम्स, पावर प्रोड्यूसिंग एंड पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स, एवरेज वर्क डन, आइडियल गैस एंड एनालिसिस ऑफ गैसिफिकेशन कल हमने देखा था। आज हम क्या देखेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीवी की पावर के, ठीक है। हीट इंटरेक्शंस, फेज चेंजेस, स्पेसिफिक हीट, सीपी, सीवी एंड गामा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे एंड इंट्रोडक्शन टू वर्क इज अ पाथ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पीवी डायग्राम एंड वेरियस प्रोसेस से, ठीक है। तो इन जनरल हम एक फार्मूला देखे थे अपनी प्रीवियस क्लास में, पीवी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें जैसे जैसे के की पावर डिफरेंट चेंजेस आएंगे वैसे वैसे उसका प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा। इन जनरल यदि हम बात करें तो के क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है जिसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अभी एक साइड आप के देख रहे हैं, दूसरी साइड टाइप आप प्रोसेस देख रहे हैं। के की वैल्यू जब जीरो होती है तो हमारी प्रोसेस कौन सी हो जाती है? आइसोबेरिक। मतलब पी की पावर जीरो इक्वल टू सी करेंगे तो पी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। पी जब कांस्टेंट हो जाता है तो वह कौन सी वैल्यू हो जाती है? कौन सी प्रोसेस हो जाती है? आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाती है। जब पी की पावर वन रखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, मतलब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जब टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है माय डियर, तो वहाँ पे प्रोसेस आती है कौन सी? आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि आप देख रहे हो। जब के की जगह हम एन रखेंगे तो हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगी और इक्वेशन बन जाएगा पीवी की पावर एन इक्वल टू सी। एडियाबेटिक प्रोसेस आएगी जब हम के की जगह पे क्या रखेंगे? गामा रखेंगे तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज इंडिकेट टू एडियाबेटिक प्रोसेस। जब जब के की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो वहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। और माय डियर, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब के की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो पी की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू सी हो जाएगा। और जिसकी पावर में इनफाइनाइट लगा हुआ होता है मेरे दोस्त, वही हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगा और जहाँ पे भी कांस्टेंट होता है मेरे भाई, वहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाती है? आइसोकोरिक हो जाती है, ठीक है। अभी हम पीवी डायग्राम देखेंगे। ये देखो क्या होता है कि जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस, जब वॉल्यूम बढ़ता है मतलब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है। जब वॉल्यूम कम होता है होने लगता है तो वहाँ पे कंप्रेशन की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो अभी हम इस पीवी डायग्राम में ये देख रहे हैं कि पहले हमारा के की वैल्यू जीरो था, फिर एक है, फिर एन है, फिर गामा है, फिर इनफाइनाइट है। मतलब जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो कर्व है वह स्टीपर होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, हम आपको एक कंसेप्ट बता दें कि जो लाइन जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वह उसके क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे पी बाई एक्सिस में के हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है बाई एक्सिस के, तो मतलब ये जो लाइन है वो हमारी कांस्टेंट लाइन होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है हमारा कर्व जो है स्टीपर बन रहा है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा है दिन प्रोसेस हमारी एक्सपेंशन की होगी, और डिक्रीजिंग वॉल्यूम जब होता है तो हमारी प्रोसेस कंप्रेशन की होती है, हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व की। सबसे पहले हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। तो आइसोथर्मल में हम क्या देखते हैं कि पी वी इक्वल टू सी होता है। इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पी डी वी प्लस भी डी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डी पी अपान डी वी इक्वल टू माइनस पी अपान भी होता है, और यही हमारा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होता है। अब हम एडियाबेटिक की बात करते हैं। एडियाबेटिक में क्या होता है? पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी होता है, ठीक है। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करने के बाद इसका स्लोप फाइंड करते हैं, डी पी अपान डी वी इक्वल टू माइनस गामा डॉट पी अपान भी हो जाएगा, माइनस गामा डॉट पी अपान भी हो जाएगा। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि एडियाबेटिक स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है ना। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एडियाबेटिक कर्व का स्लोप है गामा टाइम्स ज़्यादा है किसके? आइसोथर्मल कर्व के, ठीक है। यहाँ पे हम पीवी डायग्राम बना के आपको कर्व बना के भी दिखा रहे हैं जिसमें स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है, ठीक है।
हमने प्रीवियस में आपको बताया था कि जब वॉल्यूम डिक्रीजिंग होता है तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है। इसका एग्जांपल हमने आपको स्लाइड में बता दिया है, बना के बता दिया है, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं किसकी, हीट इंटरेक्शन की, ठीक है। तो हीट इंटरेक्शन में हमने क्या देखा, Q प्रोपोर्शनल टू M, जहाँ पे M हमारा मास होता है। दूसरा Q प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, dt के होता है। dt हमारा पे चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। दोनों को हम जब मिलाते हैं तो Q प्रोपोर्शनल टू M dt हो जाता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह क्या आता है, C आता है, जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब Q इक्वल्स टू MC dt होता है। C पे यहाँ पे क्या होता है, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एम डी टी। क्यू की जो यूनिट होती है क्या होती है, जूल होती है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है, फिर केल्विन होती है, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एम डी टी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन या फिर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी वन क्वेश्चन इज अराइज इन हियर, दैट इज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग फेज चेंजेज वाट, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ये है कि देखिए फेज चेंज होता है, ठीक है ना, लेकिन फेज चेंज होने टाइम पे टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता माय डियर। ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि फेज भले चेंज हो रहा है, लेकिन फेज चेंज होते टाइम टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। और फेज चेंज होगा ही कब, जब कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होगा तो वह गैसियस स्टेट से किस में जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा, ठीक है ना, जिसमें टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो हो जाएगी। और जब dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी माय डियर, तो हमने पहले ही देख लिया है कि C इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एम डी टी। और जब dt ही जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q अपान जीरो। और जब माय डियर किसी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है माय डियर, तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए फेज ड्यूरिंग फेज चेंज में जो हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है, वो कितना हो जाता है माय डियर, इनफाइनाइट हो जाता है प्यारे लाल, जैसा कि हमने इस स्लाइड में भी आपको बताया है। देखिए जब बात स्पेसिफिक हीट की आ ही गई है मेरे भाई, तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने टाइप का होता है। स्पेसिफिक हीट मेरे दोस्त दो टाइप का होता है। पहला होता है क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आपने जान लिया, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है हमेशा ग्रेटर देन होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। ऐसा क्यों होता है, इसमें हम आपको डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप बहुत अच्छे से गौर से देख सकते हो कि एक में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हम गैस को जो इसके अंदर भरी हुई है उसको सिस्टम मान लेते हैं और नीचे से आग जलाते हैं बर्नर के थ्रू। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो पिस्टन को हल्का ऊपर उठा रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिस्टम, हमारा सिस्टम तो काम कर ही रहा है, प्लस हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, प्लस सिस्टम भी काम कर रहा है। मतलब क्यूपी प्लस वर्क डन दोनों काम कर रहे हैं। जबकि वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम के केस में वर्क डन हमारा जीरो होता है, केवल वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होता है, सीपी हमेशा ग्रेटर देन होता है सीवी के। देखिए हीट ट्रांसफ़र कब टेक प्लेस होता है, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक हम आयरन की रॉड लेते हैं, आयरन की रॉड, ठीक है ना, आयरन की रॉड लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारी क्या हुई, आयरन की रॉड हुई, ये हमारी क्या हुई, आयरन की रॉड हुई, ठीक है ना, आयरन की रॉड हुई। एक और रॉड ले लेते हैं अपन, सपोज करो हमने ये रॉड ले लिया, ठीक है ना। दो हमारी क्या हुई, आयरन की रॉड हो गई, ठीक है। अभी इस रॉड का टेम्परेचर कितना है, इस रॉड का टेम्परेचर है सपोज करो 98 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, ठीक। अभी इसका 98 डिग्री सेल्सियस में है और इस रॉड का टेम्परेचर मान लो है 45 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है ना। इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो
मैंने क्या बोला, हीट ट्रांसफ़र वहाँ होता ही है जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे हमने कितना बताया था, 98 है, यहाँ पे 45 है। तो हीट ट्रांसफ़र माय डियर 45 से 98 की तरफ नहीं जाएगा, हीट ट्रांसफ़र 98 से 45 की तरफ जाएगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है तब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जब दोनों रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाता है ना, तो हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और जैसे ही इसका अलग अलग डिफरेंस हुआ तो हीट ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बहुत देर से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खेल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि 1 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना हो, ठीक है ना, then the amount of heat that will be required is called as specific heat. ओके, देखिए एक नोट पॉइंट हम देखते हैं कि नॉन मोनोएटॉमिक गैसेस के केस में है, यदि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो Cp भी बढ़ेगा और Cv भी बढ़ेगा। नॉन मोनोएटॉमिक के केस में हम क्या देखते हैं, एटॉमिक गैसेस के केस में देखते हैं कि यदि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो वहाँ पे Cp भी बढ़ेगा और Cv भी बढ़ेगा, ठीक है। और गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp/Cv। और यदि Cp और Cv दोनों बढ़ रहे हैं तो गामा की वैल्यू ऑब्वियस है कम होगी। देखिए माय डियर, आपने देखा होगा Cp-Cv इक्वल टू R होता है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे R क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको अपन पीवी प्लॉट में भी देख लेते हैं, सॉरी इसको हम प्लॉटिंग करके भी देख लेते हैं। ये Cp हुआ, ये Cv हुआ, और इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज R, ठीक है ना। और इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेयर रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मोनोएटॉमिक गैसेस के केस में क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, एक्सेट्रा। उस केस में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो Cp, Cv और हमारा जो गामा है सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि प्लॉट में भी दिख रहा है, Cp, Cv और टेम्परेचर, Cp, Cv और सब इसमें पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए अपन अभी गामा के फॉर्मूले हम कई देख लेते हैं। दो तीन फार्मूले हैं, उसको हम सीरियल वाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो गामा का फर्स्ट फार्मूला क्या है, गामा इक्वल टू Cp/Cv इक्वल टू क्या होता है, 1+2/n, जहाँ पे n क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। गामा इक्वल टू Cp/Cv इक्वल टू 1+2/n होता है, ठीक है। देखिए n क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वहाँ वो कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, 1.6। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था माय डियर कि गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। आज वहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो बहुत आराम से, कैसे, इस फार्मूले की वजह से, ठीक है ना। 1+2/n इक्वल टू क्या जाएगा, Cp/Cv इक्वल टू क्या जाएगा, गामा, ठीक है ना। तो मोनोटॉमिक गैसेस के केस में हम देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। गामा निकालेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी। डायटॉमिक गैसेस के केस में हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी। ट्राइएटॉमिक गैसेस के केस में हम देखते हैं कि जो गामा की वैल्यू होती है कितनी हो जाती है, 1.33 हो जाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। मेरे भाई आपने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात निकल के यहाँ पे आ रही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनोटॉमिक गैसेस केस में 3 था, फिर डायटॉमिक केसेस में 5 था, फिर ट्राइएटॉमिक केसेस में 6 था। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जैसे ही बढ़ रही है तो वैसे ही गामा की वैल्यू घट रही है। बात समझ में आई। अभी एग्जांपल दे लेते हैं ट्राइएटॉमिक और डायटॉमिक के कौन कौन से होते हैं। डायटॉमिक का एग्जांपल होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ट्राइएटॉमिक के गैस का एग्जांपल क्या होता है, ओजोन, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है गामा का, 1+ वर्क डन अपॉन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब 1+ WD/ΔU इक्वल टू Cp/Cv तो होता ही है, ठीक है। मतलब गामा प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1+ वर्क डन अपॉन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोनोटॉमिक गैस के केस में
हमेशा वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। यदि सेम अमाउंट ऑफ हीट का सप्लाई हो रहा है तो मोनोटॉमिक गैसेस के केस में हमेशा वर्क क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन आईसी इंजन में हमने क्या देखा है भाई कि मोनोटॉमिक गैसेस इन कन्वर्टेड इनटू ट्राइएटॉमिक गैसेस आफ्टर कंबशन एंड दिस इज ओनली रीजन टू डिक्रीज एफिशिएंसी। आईसी इंजन के केस में हमने ये देखा है कि मोनोटॉमिक गैसेस जो होते हैं हमारे कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें, ट्राइएटॉमिक गैसेस में कंबशन के बाद। ठीक है, और केवल यही रीजन होता है कि हमारा आईसी इंजन में एक टाइम के बाद जो हमारी इफ़िशियंसी होती है इंजन की वो कम होने लगती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़रूरी होता है ये, एक क्वेश्चन यहाँ से आना रहता है, इसलिए इसको अपन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, और ये बेस्ड होता है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक है ना। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि फोर्स पे बेस्ड होता है, मास पे बेस्ड होता है, कि मोमेंटम पे बेस्ड होता है, कि कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है। तो अपन भटकेंगे नहीं इधर उधर की बातों में, सीधे बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके माय डियर, देखिए जो डेरिवेटिव फार्मूला होता है फर्स्ट लॉ का, तो क्या होता है, साइक्लिक क्लोज इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू साइक्लिक क्लोज इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर। अच्छा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा का है ओनली वैलिड फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब फिक्स मास होना चाहिए। देखिए साइक्लिक प्रोसेस कोई भी हो सकती है, रिवर्सिबल साइकिल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल साइकिल भी हो सकती। देखिए रिवर्सिबल के बारे में हमने पहले से ही बताया था आपको। ठीक है ना, जहाँ से चलो घूम फिर के वहीं पर आ जाओ, दैट इज नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, और उसमें कोई भी चेंजेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, हीट इंजन की। ठीक है, तो हीट इंजन में हम देख रहे हैं कि एक हाई हीट रिजर्वायर होता है, बीच में हीट इंजन लेते हैं, फिर क्या होता है, लो हीट रिजर्वायर होता है। हाई हीट रिजर्वायर को हम सोर्स बोलते हैं, लो हीट रिजर्वायर को अपन सिंक बोलते हैं। ठीक है, और हीट इंजन से जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब आपको उन्होंने बता ही दिया था, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड मास। ठीक है, अभी क्या होता है कि हाई हीट रिजर्वायर से हम सोर्स से हम एनर्जी हीट लेते हैं। ठीक है ना, मतलब सोर्स से एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, और जब एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, रिजेक्टेड होती है फ्रॉम द सिस्टम, तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। मतलब Q1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और Q2 हमारा निगेटिव हो जाएगा। Q1 हमारा हीट इंजन में ऐड हो रहा है इसलिए पॉजिटिव हो रहा है, और Q2 हमारा हीट इंजन से रिलीज हो रहा है इसलिए निगेटिव हो रहा है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा Q टू साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा W हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 टू डेल्टा W। माय डियर, बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि डेल्टा W की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम में आता है माय डियर, ये ES के पेपर में कई बार आ चुका है, डेल्टा W ग्रेटर देन 0 होता है तो उसे हम हीट इंजन बोलते हैं, क्योंकि यह वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। ठीक है ना, और जब डेल्टा W की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जिसे हम RAC में पढ़ते हैं। यह वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। ठीक है ना, देखिए हीट इंजन हमें वर्क देता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वर्क लेता है। बात समझ में आई, मतलब एनर्जी ले के चीज़ों को बनाता है। ठीक है, मतलब यदि इसका कंक्लूजन निकाला जाए साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा Q इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा W का, तो हमें ये मिलेगा कि नेट हीट कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि हम इसका स्टेटमेंट देखें तो क्या होता है, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। ठीक है ना, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर प्रोसेस एंड साइकिल। ठीक है ना, देखिए यदि हम रिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पे
पे फ्रिक्शन जो होता है बिल्कुल नहीं होता, अनअवेलेबल रहता है, ठीक है ना। और यदि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि वर्क, जैसे वर्क हमारा क्या होता था, पाथ फंक्शन होता था, वो इसी तरह से हमारा हीट ट्रांसफ़र भी एक पाथ फंक्शन है, ठीक है ना। हम आके पीवी प्लॉट में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये पी और बी प्लॉट है, इसमें दो पाथ हैं एक्चुअली में, 1A2B1 और 1A2C1 दो पाथ हैं, ठीक है ना। इसको हम अलग अलग वे में देख लेते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू 1A2 प्लस क्यू डेल्टा क्यू 2B1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू 1A2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2B1, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर अपन चलते हैं किसमें, 1A2C1 में चलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू 1A2 प्लस डेल्टा क्यू 2C1 इक्वस टू डेल्टा डब्ल्यू 1A2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2C1, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू 2B1 माइनस डेल्टा क्यू 2C1 इक्वस टू डेल्टा डब्ल्यू 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2C1, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इफ़ बी एंड सी आर सेम पाथ और इफ़ बी एंड सी आर डिफरेंट पाथ तो क्या होगा। देखिए वर्क पाथ फंक्शन होगा दोनों केस में, चाहे इस केस में लें या इस केस में लें, ठीक है ना। देखिए यदि हम मान के चलते हैं कि दोनों पाथ फंक्शन हैं तो दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब डेल्टा डब्ल्यू 2B1 इक्वस टू डेल्टा डब्ल्यू 2C1 जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। और यदि पाथ फंक्शन हो तो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और पाथ फंक्शन नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू 2B1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू 2C1। एक्स हम मान लिए हैं इस चीज़ को, मतलब डेल्टा डब्ल्यू 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2C1 को हमने एक्स मान लिया था, तो एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए यदि हम पाथ फंक्शन सेम मान के चल रहे हैं तब, और यदि डिफरेंट मान के चल रहे हैं तो 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या होता है कि यदि डेल्टा क्यू 2B1 इक्वल टू डेल्टा क्यू 2C1, मतलब वर्क भी बराबर होना चाहिए और हीट ट्रांसफ़र भी दोनों का बराबर होना चाहिए। और यदि बी एंड सी आर डिफरेंट पाथ तो वहाँ पे नहीं बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए दोनों चीज़ को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि केवल वर्क पाथ फंक्शन दोनों का सही है, लेकिन जो डेल्टा डब्ल्यू बाकी की जो तीन चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पाथ फंक्शन कभी इसका सेम नहीं हो सकता। यदि पाथ फंक्शन है तो पाथ कभी सेम नहीं होता, डिफरेंट ही होगा इस पीवी प्लॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे अभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हीट इज ए पाथ फंक्शन, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया कि हीट क्या होता है, हमारा पाथ फंक्शन होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन 1 to 2 डी क्यू नॉट इक्वस टू Q2 माइनस Q1। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फिर डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री, यह पास्ट हिस्ट्री में डिपेंड करता है। दूसरा है बाउंड्री एंड ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है, मीन्स देखिए डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री क्या बोला है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब इंटीग्रेशन 1 to 2 डी क्यू नॉट इक्वस टू Q2 माइनस Q1 मीन्स प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिकॉज देखिए डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री करता है। एंड बाउंड्री एंड ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है, मतलब बाउंड्री फिनोमिना होगा और ट्रांजिएंट मतलब टाइम के साथ चेंजेस होगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और चालू करेंगे कहाँ से, इंटरनल एनर्जी से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा माय डियर वो इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे कल, या हो सकता है आज ही कर लें, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, ठीक है ना। पढ़िए, कोई भी डाउट आता है तो बताइए, ठीक है। हम 12 से 14 या 15 लेक्चर में पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी करें कुछ, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम एफएम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बाय।